वसूली का जो धंधा चल रहा था, इसमें पैसे तो 2,500 करोड़ मिले भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, लेकिन इसमें कितने पैसे छोड़े गए जो जनता के पैसे थे, जो जनता के लिए वसूल होने चाहिए थे, उसका 5%, 2% लेकर बाकी पैसा छोड़ दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, हम लोगों ने शुरू में जब बहस करी थी इस केस में, तो हम लोगों ने 3 ग्राउंड बोले थे। एक तो ये बोला था कि जनता के सूचना के अधिकार का ये हनन है, इस तरह के मुफ्त बॉन्ड होना। दूसरा हमने बोला था कि ये करप्शन को, किकबैक्स को प्रमोट करेगा, और यही बात निकली, यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोली, और अब खुलासा होने के बाद यही बात निकल कर आ रही है कि करीब करीब आधा या उससे ज्यादा, आधे से ज्यादा पैसा जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला है वो घूस के तौर पर मिला है। घूस आप ले सकते हैं ईडी का डर दिखा के, आईटी सीबीआई का डर दिखा के, या घूस आप ले सकते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट देकर, कोई पॉलिसी बदल कर। जैसे एक कंपनी के बारे में निकला था कि उनके फेवर में पॉलिसी बदल दी गई और उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए गए। तो ये तो देखिए, ये तो एक जांच का विषय है कि इस सब की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये इस आजाद भारत का सबसे बड़ा करप्शन स्कैम उजागर हुआ है, और इसमें बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। और जो भी लोग इन्वॉल्व थे इसमें, कई तरह के ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व थे, वो कंपनियां इन्वॉल्व थी जिन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड दिए और जिनको ठेके मिले, या जिनके ऊपर से ईडी का हाथ खींच लिया गया, ईडी, आईटी, सीबीआई का। उसमें कौन अधिकारी इन्वॉल्व थे, उसके बाद ईडी, आईटी और सीबीआई के लोग, जो लोग इसमें शरीक हो गए इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में कि इनका इस्तेमाल करके हफ्ता वसूला जाए, मतलब ये पैसा वसूला जाए, तो वो कौन थे, और सरकार और भाजपा के कौन लोग थे जो इस पूरे ये ट्राइपार्टाइट कॉन्स्पिरेसी हुई। और अगर ठेका देने की, तो उसमें सरकार के और भाजपा के कौन लोग थे, और इन कंपनियों के कौन लोग थे जो उस कॉन्स्पिरेसी में, कि मतलब चंदा दो और ठेका लो वाली कॉन्स्पिरेसी में, जो कि सीधा सीधा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में करप्शन होता है। तो ये चीज बाहर आनी चाहिए, इस पर पूरी तहकीकात होनी चाहिए। सवाल यह है कि तहकीकात करेगा कौन? जब इन एजेंसियों की तहकीकात होनी है तो कौन तहकीकात करेगा? ऑब्वियसली कोई इंडिपेंडेंट एसआईटी का गठन होना पड़ेगा अगर इसकी ईमानदारी से तहकीकात होनी है। लेकिन अभी तो आप लोगों को, आपकी सबकी ड्यूटी है कि इसकी पूरी छानबीन करिए कि भाई इन लोगों ने कब पैसा दिया, कब इनके ऊपर ईडी की रेड हुई, आईटी की रेड हुई, कब हाथ खींच लिया गया, उसके बाद कुछ हुआ कि नहीं हुआ। अभी तो हम यही बता सकते हैं कि भाई बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर ईडी, आईटी का एक्शन हुआ, उन्होंने चंदा दे दिया, उसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ ये आप लोग पता लगा सकते हैं। तो लास्ट बात, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर दिया था 2019 में, और इसीलिए उन्होंने बोला है कि वो जो इंटरिम ऑर्डर की डेट थी 12 अप्रैल 2019, उसके बाद का ही डेटा उन्होंने ऑर्डर किया है देने के लिए। लेकिन उसके पहले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों, इलेक्शन कमीशन को बोला था कि तुम पार्टी से पूछो कि उनको अभी तक जो बॉन्ड मिले हैं वो किसने दिए हैं, वो उनसे पूछो। इलेक्शन कमीशन ने पूछा, और बड़ी अजीब बात है कि छोटी छोटी पार्टियों ने तो बता दिया कि हमको किसने दिए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं, भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी, इन लोगों ने नहीं बताया कि किसने दिए हैं। और एक पार्टी ने तो, जेडीयू ने तो ये कह दिया कि हमारे यहाँ कोई दरवाजे के नीचे छोड़ गया था। भाजपा वगैरह ने बोल दिया कि भाई हमको पता नहीं, हम कोई रिकॉर्ड नहीं रखते। अरे आप 8,000 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा ले लेते हैं और आप कहते हैं हम कोई रिकॉर्ड नहीं रखते, हमको नहीं पता कौन दे गया। कमाल की बात है। तो कायदे से
इन पार्टियों को भी ये सारा पूरा डेटा कायदे से बाहर आना चाहिए, 2019 के पहले का भी। और जैसे मैंने बोला, ये तो दिखाता ही है कि भाई हमारा जो पूरा लोकतंत्र है उसमें पैसे का कितना खेल हो गया है। कि देखिए, इलेक्शन में हर कैंडिडेट के ऊपर एक लिमिट होती है, 75 लाख कितना आप खर्च कर सकते हैं। यानी अगर भाजपा 500 कैंडिडेट लगाती है, एक पार्टी 500 कैंडिडेट लगाती है लोकसभा में, तो टोटल वो 400 करोड़ से कम खर्च कर सकते हैं। और यहां आपने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ही जरिए सिर्फ 5-6 साल में सिर्फ एक पार्टी को, भाजपा को 8,250 करोड़ सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड से मिल जाते हैं। यानी कहां 400 करोड़, कहां 8,000 करोड़। अगर आपने कोई लिमिट लगाई है कैंडिडेट्स पर और कोई लिमिट नहीं लगाई है पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, तो फिर कैंडिडेट्स के ऊपर लिमिट लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो पार्टियां उससे 20 गुना 30 गुना ज्यादा खर्च कर सकती हैं। और जो वो कैश की बात कह रहे थे ना, कि भाई हम कैश खत्म करना चाहते थे पॉलिटिकल प्रोसेस से, इस वजह से हम इलेक्टोरल बॉन्ड लाए, वो कैश तो पूरी तरह, तो उसका बड़ा सिंपल तरीका था। जब आपने डिमोनेटाइजेशन किया तो आपने बोला कि भाई हम कैशलेस इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। यानी कि हम चाहते हैं कि लोग सिर्फ बैंक के ट्रांजैक्शन से पैसे का ट्रांजैक्शन लेन देन करें। ऑर्डिनरी लोगों को तो आप नहीं बाध्य कर सकते कि भाई आप सिर्फ बैंक से ही लेन देन करिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को तो कर सकते थे। एक लाइन का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बस अमेंडमेंट लाना था कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स विल ओनली टेक मनी एंड स्पेंड by banking channels and will not be entitled to take cash or spend in cash। अगर आप ये कर देते और अगर आपको पकड़ लिया गया कैश लेते हुए या देते हुए, तो फिर उसको करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इतना सा अमेंडमेंट लाना था, उससे कैश करीब करीब बंद हो जाता। लेकिन वो लाए नहीं और उल्टा इलेक्टोरल बॉन्ड ले आए, जिससे जो व्हाइट मनी भी था, जो बैंक के थ्रू भी था, वो भी सारा पैसा अवैध होकर इस तरह से घूस के थ्रू दे दिया गया।